नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो पे हम मार्केट्स पर तो आउटलुक लेंगे ही, आगे की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, लेकिन खासतौर से बात करेंगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फंड के बारे में कि वो किस इन्वेस्टर्स को सूट करता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का है और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट इस फंड के थ्रू होती है। दरअसल आज का हमारा फोकस रहेगा कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर देवेंद्र सिंघल, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं कोटक एएमसी से। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। सबसे पहले तो इनफैक्ट यही समझना चाहेंगे आपसे कि अगर हम रीसेंट मंथ के ट्रेंड्स देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखाई दी है। प्रोजेक्शंस यही हैं कि शायद यहाँ से जो वॉलेटिलिटी है वो परसिस्ट करेगी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी के पीछे के जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, कारण हैं, वो क्या हैं? दीपाली, आपने सही कहा, वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में और हमने देखा शुरुआती दिनों में इस साल के वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसी ही रहेगी। इसके कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप एक बहुत बड़ा इवेंट जो अभी होएगा वो है यूएस के अंदर ट्रम्प वुड टेक सीट एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे। कोई बोल रहा है 10% ब्लैंकेट टैरिफ लग जाएगा, कोई बोल रहा है कब लगेगा, कोई बोल रहा है कैसे लगेगा। तो उसके आसपास का जो वॉलेटिलिटी रहेगा वो हमारी करेंसी मार्केट में तो ऑलरेडी दिखने लगा है। और क्या कहते हैं, अगर आप मार्केट को भी देखें और एफआई की सेलिंग परचेज पैटर्न्स को भी देखें तो वहां पे भी हमको दिख रहा है कि काफी उछापतल हो रही है। इन सब के ऊपर अभी हम नए Q3 के रिजल्ट्स के स्टार्टिंग में आ गए हैं। आज से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे वॉलेटिलिटी हमको दिखेगी। और एक बहुत बड़ा इवेंट जो हम हर साल देखते हैं बजट के आसपास, उसकी भी वॉलेटिलिटी हमको लगता है कि आने वाले अगले 25-30 दिन के अंदर रहना चाहिए। बजट का आपने जिक्र किया देवेंद्र जी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये बजट रहेगा नई पारी का सरकार की तरफ से। अब देखना तो ये होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर किस तरीके का आउटले होता है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट में? दीपाली, जैसे आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बढ़ावा देने की उम्मीद है और स्पेसिफिकली जब ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को एक इकोनॉमी को धक्का देने की जरूरत है टू एक्सेलरेट द ग्रोथ। खुशी की बात यह है कि बैंकों की बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स काफी दुरुस्त है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक बड़े कैपेक्स को अपने साथ लेके उसको आगे प्रोत्साहित कर सकती है और उसको फंड कर सकती है। इसके अलावा जो कंजम्पशन रेट ग्रोथ है उसके अंदर भी हमको लगता है कि गवर्नमेंट शायद मिडिल क्लास को कुछ राहत दे टैक्सों में, जिसका सीधा असर कंजम्पशन के ऊपर भी पड़ना चाहिए आने वाले टाइम। ओके, और कंजम्पशन एज अ सेक्टर आपको कैसे लग रहा है यहाँ से? आपका क्या व्यू है इस पूरे ही सेगमेंट पर? कौन से सेगमेंट में बोला आपने? कंजम्पशन? कंजम्पशन, राइट। दीपाली, कंजम्पशन के ऊपर हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव है। अभी आप अगर पिछले क्वार्टर के नतीजे देखें और उसकी कमेंट्री देखें तो ऐसा लग रहा है कि रूरल में जो या गाँव में जो कंजम्पशन था, वो जो कमी थी वो वापस आ रही है। क्रॉप अच्छी हुई है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी जा रहा है। अर्बन लेड थोड़ी डिमांड कम है, जो हमको लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में वो भी संभल जाएगी। और जो अभी पीछे वॉल्यूम नंबर्स आए हैं ऑटो के और पीछे बड़ा अच्छा मैरिज सीजन भी गया है, तो हमको लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में कंजम्पशन कुड बी अ गुड थीम गोइंग फॉरवर्ड और हम उस पर काफी कंस्ट्रक्टिव व्यू है हमारा। ओके, अच्छा, ओवरऑल Q3 अर्निंग सीजन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हालांकि तमाम हमने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी हैं, बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू भी समझा है। आशंका तो यही जताई जा रही है कि अभी थोड़ा सा और पेन रहेगा, म्यूटेड सेट ऑफ अर्निंग्स रह सकती हैं। बट आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इस बार के अर्निंग सीजन को? आप क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड अर्निंग्स की हैं, तो क्या मान के चलें कि मार्केट रिएक्टिंग फैक्टर शायद उतना ना रहे अर्निंग्स में, या फिर ये समझ लें आपसे कि डिसअपॉइंटमेंट्स कहाँ आने की पॉसिबिलिटीज है और सरप्राइजेस कहाँ आ सकते हैं? कुछ अगर आप सेंस दे सके तो। अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि क्या अल्टीमेटली आएगा, नंबर्स किस तरह से पैन आउट करेंगे। आपका जो आपने बताया कि म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, तो डेफिनेटली दैट इज द राइट वर्ड टू यूज इट। हालांकि हमको लगता है कि Q2 से Q3 थोड़ा बेहतर रहेगा। कंजम्पशन में आपको थोड़ा सा ग्रोथ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। मार्जिन प्रोफाइल भी स्पेशली जो सर्विसेज सेक्टर है
जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आईटी, हमको लगता है मार्जिन थोड़े से बेटर होने चाहिए, Q2 से ज्यादा वहां पे दिखना चाहिए। कंजम्पशन के अंदर भी हमको लगता है कि ओवरऑल डिस्क्रिशनरी स्पेस के जो मार्जिन है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए, या आप ऑटो स्पेस ले लीजिए या QSR ले लीजिए, आपको लगता है वहां पे भी आपको थोड़ा सा सरप्राइज मिल सकता है। बट हाँ, यही है मोटा मोटी। बैंकों में जो मार्जिन कंप्रेशन की हम बात सुन रहे थे, शायद थोड़ा सा उस पर प्रेशर कम हो वर्सेस व्हाट इज रिलेटिवली एक्सपेक्टेड देयर, बट भी तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे ही पता चलेगा उसके बारे में। अच्छा, अगर हम नियर टर्म पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स की बात करें मार्केट के लिए, तो आप क्या देख रहे हैं? सी पॉजिटिव में तो जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और बैंक्स की बैलेंस शीट काफी दुरुस्त है। तो एक, अगर कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव आते हैं या गवर्नमेंट लेड कैपेक्स पुश होता है, तो आई थिंक दैट कुड ईगरली बी फॉलोड बाय प्राइवेट कैपेक्स आल्सो। सो दैट कुड बेसिकली गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन आने वाले 6 महीने 12 महीने के लिए। हमें जो विंटर क्रॉप है उसका भी अच्छा अनुमान आ रहा है, और लगता है कि प्राइसेस भी सुदृढ़ है। तो एक कंजम्पशन जो है लोअर एंड पे, वहां पे भी हमको लगता है कि कुछ तेजी देखने को मिलेगी। दैट इज अ पॉजिटिव ट्रिगर। और बजट में अगर गवर्नमेंट ने कुछ वित्त मंत्री ने जी ने कुछ टैक्स पे राहत दी गरीबों या मिडिल क्लास को, तो आई थिंक दैट वुड आल्सो ऐड टू द ओवरऑल कंजम्पशन। हमने देखा है रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, while it is bad for the overall economy, but export related जो सेक्टर्स हैं वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी बन सकती है, तो वो पॉजिटिव होंगे हमारे हिसाब से आने वाले टाइम। ओके अच्छा देवेंद्र जी, आपने शुरुआत में जैसे मेंशन कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज़ पर भी नजरें रहेंगी कि किस तरीके के स्टेप्स वो लेते हैं, क्या पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। हालांकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, बट स्टिल कौन से वो रेस्पेक्टिव सेक्टर्स या स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज से, या फिर पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज़ की इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो सकते हैं? दीपाली, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज उनका जो पहला निशाना है वो चाइना से इंपोर्ट्स जो है उसके ऊपर है। तो उसमें वो कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर टारगेट करेंगे, और उसमें चाइनीज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और उन पर कितना करेंसी का इम्पैक्ट आएगा, वो अभी ये सब कहना बहुत ही हमें लगता है शुरुआती तौर है। और हमको ऐसा भी लगता है, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स तो ऐसे भी बोलते हैं कि इट मे नॉट बी एज बैड एज व्हाट इज बीइंग प्रोजेक्टेड। सो आई थिंक वन हैज टू बी रियली कीप एन आई ऑन, एंड आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट चाइना प्लस वन जहां पे स्ट्रेटेजी था, दैट वुड बी अ बेनिफिशियरी सेक्टर which could be chemicals, automobiles, pharmaceuticals and IT for sure. अच्छा देवेंद्र जी, मैं देख रही थी कि आप काफ़ी सारे फंड्स को मैनेज करते हैं, इक्विटी ओरिएंटेशन ज़्यादा है आपका, तो यूजुअली आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रहती है? हमारा कोटक में हम सिर्फ एक चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ग्रोथ को। इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, यहाँ पे जो भी निवेश करने आता है वो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेके आता है। तो हमारी सभी इन्वेस्टी कंपनीज के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर आने वाले 12 महीने, 24 महीने, 5 साल ग्रोथ कितना रहेगा, और उसके हिसाब से हम उसको वैल्यू करते हैं। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इज द कोर ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, एंड दैट इज व्हाट वी लुक एट। ओके और साथ ही अगर हम करंट मार्केट वैल्यूएशंस को देखें तो आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने वैल्यूएशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखी हैं, कुछ एरियाज़ वैल्यूएशन वाइज काफ़ी स्ट्रेच दिख रहे हैं, कुछ में अभी भी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यूएशंस को आप कैसे देखते हैं, और वैल्यूएशंस के हिसाब से आपका सेक्टोरल कंफर्ट कहाँ है? दीपाली, अगर हम निफ्टी 50 की वैल्यूएशन की बात करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 20-21 टाइम के आगे बाजू बाजू 1 साल फॉरवर्ड अर्निंग्स, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप 10-15 साल का इतिहास देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट अगर आप पिछले 5 साल का एवरेज वैल्यूएशन देखेंगे तो वी आर जस्ट अबाउट देयर, वी आर डेफिनेटली नॉट एक्सपेंसिव। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एज अ बास्केट इट इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन द लार्ज कैप, वहां पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, बट वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा है। तो अगर निफ्टी अर्निंग्स 10-12% तक ग्रो कर रही हैं, तो हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप उससे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, इंडियन मार्केट इज वेरी वेरी ग्रोथ कॉन्शियस, जहां पे ग्रोथ ज्यादा है वी आर विलिंग टू पे अ हायर वैल्यूएशन, बट इट हैज टू सपोर्ट दैट वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ
व्हाट द ग्रोथ रेट्स वुड बी। तो हमको नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहां पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है और वो हमेशा से रहा भी है। आप किसी भी टाइम में पकड़ लीजिए, आप देखेंगे कि कुछ मार्केट के कंपोनेंट्स एक्सपेंसिव हैं, कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और हमारा यही काम है कि हमको उस क्षेत्र में निवेश ज्यादा देखना है जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो एंड वी डोंट एंड अप ओवरपेइंग। ओके अच्छा, एक चीज़ और, मैं फंड पर जाऊँ उससे पहले एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ। यूजुअली आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? जो आपके पोर्टफोलियोज होते हैं, आप कब वहाँ पर सेक्टोरल शिफ्ट्स करते हैं, मार्केट वॉलिटिलिटी को कितना क्लोजली वॉच करते हैं? मतलब यूजुअली जब एक पोर्टफोलियो फॉर्म किया जाता है तो कितने टाइम पे रिव्यू होता है, और मार्केट साइकिल या फिर मार्केट मूवमेंट के हिसाब से क्या शिफ्ट्स होते हैं पोर्टफोलियोज में? सो दीपाली, पोर्टफोलियो रिव्यू होता है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। बट बड़े इवेंट्स कब आते हैं? जब कोई बड़ी घटना हो जाए, या रिजल्ट्स आए, या कोई स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आ जाए, तो उसके हिसाब से जब पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन हम देखते हैं और कंपैरेटिवली देखते हैं, तो अगर हमको लगता है कि जिस ऑब्जेक्टिव से हमने वो स्टॉक को लिया था वो पूरा हो गया, या उसकी लार्ज पार्ट ऑफ द रीरेटिंग इज ऑलरेडी बीन डन, or we find a better stock than what is currently there with a lower impact cost to be taken in mind, we are happy to change our portfolio. But बहुत बार हमने देखा है कि हम लोग 3 से 5 साल 7 साल तक भी पोर्टफोलियो को स्टॉक में लेके बैठते हैं। जब तक ग्रोथ विजिबल है, जब तक हमारा थीसिस उसके ऊपर काम कर रहा है, वी आर हैप्पी टू होल्ड इट। अगर हमसे कोई गलती हुई है जहां पे हमने कुछ गलत कॉल ले लिया या स्टॉक हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, वी आर हैप्पी टू कट our losses and move out and put a new stock into the portfolio. So it is very subjective to what conditions are there for the portfolio, कहाँ पे वो stocks काम कर रहे हैं, उनका आने वाला टाइम कैसा है, कैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। अगर वो ठीक है और कंपनी काम कर रही है तो वी आर हैप्पी टू होल्ड अ स्टॉक। ओके ओके, चलिए अब फाइनली बात करते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। और देवेंद्र जी, पहले तो इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्या पिछले साल अगस्त 2023 में ही आप लेकर आए हैं? और अगर हाँ, तो पिछले कुछ महीनों की परफॉर्मेंस इंसेप्शन कैसी रही है इस फंड की? सो दीपाली, आप सही बोल रहे हैं। ये हमने पिछले साल ही फंड को लॉन्च किया था। ये बेसिकली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है हमारा, ये बेसिकली 4 इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अंदर, 4 से 5 एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, ओवरसीज फंड्स आल्सो वी कैन इन्वेस्ट, एंड रीजन इन व्हिच वी कैन इन्वेस्ट इन। हमें लगता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है इस फंड का। एक अच्छी शुरुआत रही है, उम्मीद करते हैं हम इसको कायम कर पाएंगे आगे भी। ओके और आपने जो 4 एसेट क्लासेस बताई, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, ओवरसीज फंड्स, कितना परसेंटेज एलोकेशन पूरे पोर्टफोलियो का इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में यूजुअली आपने रखा है अब तक? सो हम इसके अंदर इक्विटी के अंदर कम से कम 65% रखते हैं, इक्विटी प्लस आर्बिट्राज के अंदर। कमोडिटीज के अंदर अभी हमारा गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक्सपोजर कोई 18% के आसपास है। बाकी हमारा डेट के अंदर एक्सपोजर है। ओवरसीज में अभी हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि आरबीआई की लिमिट्स नहीं है, बट दिस इज फंड इज enabled टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज आल्सो। ओके अच्छा, ओवरसीज फंड्स में कर सकता है, मतलब ये क्राइटेरिया आपके पास ओपन है, बट मेजरली इक्विटी और आर्बिट्रेज में आप इन्वेस्टेड हैं 65% के आसपास। तो ये जो एलोकेशन आपने रखा है 4 कैटेगरीज में, ये फिक्स एलोकेशन है या फिर ये वेरी भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड? हाँ जी, ये वेरी कर सकता है। इक्विटी के अंदर हम 65 से 80% के बीच में जा सकते हैं आर्बिट्राज को मिला के। 10 से 25% तक हम कमोडिटीज में जा सकते हैं। 10 से 25% तक ही हम डेट के अंदर जा सकते हैं, और अप टू 10% वी कैन इन्वेस्ट इन ओवरसीज सिक्योरिटीज। ओके अच्छा, अगर हम इस फंड की अब इन्वेस्टमेंट राशनाले की बात करें तो कैटेगरीज तो आपने बताई, लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में आप इसे प्लेस करते हैं? रिस्क, हाई रिस्क फंड है ये, मॉडरेट रिस्क है, सेफ रिटर्न्स आ सकते हैं, मतलब कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को यूजुअली ये सूट करेगा फंड? सी, इसमें क्योंकि डायरेक्शनल इक्विटी है तो ये इसका रिस्क कैटेगरी थोड़ा ज्यादा है, बट जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं उससे एक नॉच नीचे इसको आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी में 80% के ऊपर कभी जा नहीं सकते। और हमारा आइडिया ये रहता है, हमारा रुझान ये रहता है कि जब भी हमको मार्केट अट्रैक्टिव दिखे
हम उसमें इक्विटी ज्यादा कर दें, और जब हमको मार्केट लगे कि मार्केट थोड़ा डामाडोल हो रहा है या वॉलेटिलिटी ज्यादा है या वैल्यूएशन ज्यादा है, वहां पे हम इसका इक्विटी कम करेंगे। तो प्योर इक्विटी फंड से थोड़ा सा कम, बट डेफिनेटली क्योंकि इक्विटी है तो रिस्क प्रोफाइल ऑन अ हायर साइड इज देयर। ओके, जहां तक डेफिनेटली हाई रिस्क कैटेगरी। हाँ जी जी जी, देवेंद्र जी बात कीजिए अपनी पूरी। हाँ जी, जब आप बोल रहे थे कि किस कैटेगरी के निवेशकों को ये इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जो निवेशक है वो कोई भी हो सकता है। जो निवेशक चाहते हैं कि हमारे पास इक्विटी भी हो, डेट भी हो, गोल्ड सिल्वर भी हो और ओवरसीज भी हो, उसको उसके लिए भी ये निवेश महत्वपूर्ण है। जो निवेशक चाहते हैं कि हमारा एक ही फंड हमको ऐसा मिल जाए जो ऊपर नीचे मार्केट में करता रहे डिपेंडिंग ऑन वेयर द वैल्यूएशंस आर, उनके लिए भी एक निवेश अच्छा है। और इंडिया में क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज और डिपॉजिट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अब उनको चाहिए कि एक टैक्स एफिशिएंट वे के अंदर हम ये सारी एसेट क्लासेस निवेश कर पाए और हमको मार्केट के लगभग आसपास का रिटर्न हमको मिल जाए कम वॉलिटिलिटी के साथ, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये फंड में निवेश करना। ओके, तो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और जैसे नेम सजेस्ट करता है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं उसके बारे में डिटेल्स बताई देवेंद्र जी ने, इक्विटी एंड आर्बिट्राज, डेट, कमोडिटीज़, ओवरसीज फंड्स। लेकिन और डिटेल में इंसाइट्स लेंगे देवेंद्र जी से, समझेंगे कि इक्विटीज़ में कहाँ कहाँ वो पैसे लगा रहे हैं इस फंड के थ्रू, कौन कौन से सेक्टर्स पर उनका ध्यान है, कमोडिटीज़ में स्पेशली क्या आउटलुक को लेकर चल रहे हैं, इन सब बारीकियों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। हम बात कर रहे हैं कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जो पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ था। परफॉर्मेंस अब तक बेहतर रही है, आगे को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। लेकिन इस फंड के थ्रू कहाँ कहाँ फंड हाउस इन्वेस्ट करता है, किन किन सेक्टर्स में एक्सपोजर ले रहा है, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर देवेंद्र सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं कोटक AMC से। देवेंद्र जी, आपने इक्विटीज़ की बात बताई, 65% करंटली आप इन्वेस्टेड है इक्विटी एंड आर्बिट्राज में, जो कि एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इस 65% में किन किन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टेड हैं फिलहाल? दीपाली जी, अभी क्योंकि इसमें आर्बिट्राज की पोजीशन भी रहती है तो एग्जैक्ट एलोकेशन देना ठीक नहीं रहेगा, बट आपको बता देता हूं कि कहाँ कहाँ पे हमको अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिख रही हैं। ऑटोमोबाइल्स एज अ सेक्टर हमको लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज अभी अच्छी हैं। IT सर्विसेज के अंदर हमारा अच्छा रुझान है। बैंकिंग्स के अंदर कुछ कुछ क्षेत्रों में, स्पेशली सरकारी बैंकों में और पावर रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारा एक्सपोजर अच्छा है। कंजम्पशन के अंदर हम पॉजिटिव हैं, तो वहां पे भी हमारा अभी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। ये 4-5 क्षेत्र हैं जहां पे अभी पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो हमारे बेंचमार्क से ज्यादा हमने रखा हुआ है। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स का आपने जिक्र किया। ऑटोमोबाइल्स में आपने किन बातों को ध्यान में रख के स्टॉक्स पिक किए, या फिर कौन से स्टॉक्स पिक किए? क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसी 4 व्हीलर कंपनीज भी हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा रही हैं, आगे को लेकर एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ब्राइट है, फॉर इंस्टेंस M&M। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जो जब पूरा ऑटो सेक्टर शांत था, और जब पूरा ऑटो पैक चल रहा है तो टाटा मोटर्स में हम करेक्शन देख रहे हैं। डिमांड कंसर्न, सेल कंसर्न, JLR कंसर्न हावी हुए हैं टाटा मोटर्स पर। तो कैसे पिक एंड चूज आप कर रहे हैं ऑटोमोबाइल पॉकेट को? ना ही सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स, इनफैक्ट सिमिलरली आप 2 व्हीलर्स को देखें, कमर्शियल व्हीकल्स को देखें, ऑटो एंसिलरीज को देखें, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी आपने प्लान किया ऑटोमोबाइल्स में? दीपाली, स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपको एक जिस्ट दे देता हूं कि क्या हम देख रहे हैं और कहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम कहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है। तो जैसा मैंने बताया कि हम कंजम्पशन को लेके काफी पॉजिटिव हैं। स्पेसिफिकली जो नीचे तबके का जो मार्केट है, जो अभी कोविड के बाद से पूरा तरीके से वापस नहीं आया, तो हमको लगता है कि वो क्षेत्र में हमारा रुझान ज्यादा है। तो उसके अंदर आपकी एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स हो गई और एंट्री लेवल कार्स भी हो गए। इसके अलावा अगर इन्हीं कंपनियों में एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमको ज्यादा दिख रहा है और वहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो हमारा एक्सपोजर वहां पे इस टाइम है। तो इतना कह के छोड़ देता हूँ, बाकी पोर्टफोलियो आपके सामने ही है।
इंटरेस्टिंग बात कही देवेंद्र जी, एंट्री लेवल कार्स, क्योंकि एंट्री लेवल कार्स एक ऐसा सेगमेंट था जहां पे डिमांड स्लो डाउन की चिंता हावी हुई थी, और आप पिछले 2 महीने के फिगर्स देखें तो वापस से एंट्री लेवल जो कार्स का सेगमेंट है वहां पे ब्राइट स्पॉट्स दिखना शुरू हुए हैं। मारुति के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, वो भी काफी बुलिश अब दिखाई दे रहे हैं। उनको वापस से जो एंट्री लेवल हैचबैक्स है वहां पर काफी भरोसा उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उनकी कॉमेंट्री में इनफैक्ट वो चीज रिफ्लेक्ट हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि एंट्री लेवल बाइक्स तो ठीक है, लेकिन एंट्री लेवल कार्स जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी, वहां पर ब्राइट स्पॉट्स दिखना शुरू हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। लेकिन चलिए अब मैं कमोडिटीज़ पर आपसे एक राय लेना चाहती हूँ। आपने कहा कमोडिटीज़ में भी आप ऑलमोस्ट 18% के आसपास आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, और कमोडिटीज़ की परफॉर्मेंस देखें स्पेशली बुलियंस की, तो क्या साल रहा है 2024 रिटर्न्स के मामले में, और 2025 को लेकर भी काफ़ी अच्छा आउटलुक है। कंसिस्टेंटली कमोडिटीज़ परफॉर्म करें, ऐसे यूजुअली हमने प्रीवियस मार्केट साइकिल्स में कम ही देखा है। कैसे आपने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कमोडिटीज़ में, कहाँ आपका ज़्यादा कन्विक्शन है, क्या प्लान्स हैं आपके? तो देखिए, कमोडिटीज में हालांकि हम किसी भी कमोडिटीज के अंदर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी हमारा जो रुझान है या हमारा जो निवेश है वो सिर्फ सोना और चांदी हमने लिया हुआ है। बराबर बराबर 8.5-9% के आसपास हमने सोना और चांदी दोनों को लिया हुआ है इस फंड के अंदर। तो जब भी ग्लोबल वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है या इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन पे होते हैं, तो हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर टेंड टू डू स्लाइटली बेटर देन द मार्केट। इसका पूरा हमको फायदा पिछले साल मिला। हालांकि जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई थी, टैक्सेस कम हुए थे भारत में प्रेशियस मेटल इंपोर्ट्स पर, तो उसका एक हमको झटका भी मिला था। पर उसके बावजूद हमारा जो निवेश हुआ है उसने अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो करेंसी मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो अभी कौन सी रिजर्व करेंसी के ऊपर भी अटके रखती रहती है बीच बीच में। और हमने देखा है कि काफी सारी सरकारें भी गोल्ड को लगातार बाय कर रही हैं। तो हमको लगता है कि अभी भी एक अच्छा मौका है गोल्ड और सिल्वर में बने रहने का। हमको लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में डबल डिजिट रिटर्न तो डेफिनेटली हमको लगता है कि अगले 12 महीने में मिल सकता है इस सेगमेंट के अंदर भी। ओके, तो डबल डिजिट रिटर्न्स गोल्ड सिल्वर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगले 12 महीने में। तो यानी जो तेज़ी हमने देखी वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी साल 2025 में भी। अच्छा, अब मैं इक्विटीज़ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स का तो जिक्र किया कि कहाँ आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन आपके ऑटोमोबाइल्स में है, आईटी सॉफ्टवेयर, बैंक्स पर, यहाँ पर अलग अलग तरीके का एलोकेशन आपने किया हुआ है। लेकिन इस एलोकेशन में भी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, कहाँ ज़्यादा भरोसा आपको दिख रहा है फिलहाल, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेस्पेक्टिव स्टॉक्स का वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे बाइफरकेट किया है आपने? टेक्निकली हम लोग इस फंड के अंदर किसी भी मार्केट कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये टोटली फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी हमारा है इसके अंदर। बट अगर हम अभी बात करें तो हमको रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे लार्ज कैप्स के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और फिर स्मॉल कैप्स के अंदर कुछ कुछ क्षेत्रों में हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मिड कैप में थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि वो बहुत ही एक नैरो जो बैंड है 150 स्टॉक्स का, पूरा मार्केट उसको चेस कर रहा है। तो लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। उसके बाद हमको कुछ कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में दिख रहे हैं, मिड कैप में भी दिख रहे हैं, बट थोड़े कम दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कम, लेकिन लार्ज कैप्स में ज़्यादा ध्यान है आपका। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन होगा आपसे, जब भी आप स्टॉक पिकिंग करते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन की, या फॉर इंस्टेंस अगर हम कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ही बात करें, तो बहुत सारे पैरामीटर्स आई एम श्योर आपके जहन में आते होंगे, फिर चाहे वो वैल्यूएशंस हो, ग्रोथ हो, अर्निंग्स हो, मोमेंटम हो। आप किस तरीके से कौन सी कैटेगरी को किस प्रेफरेंस में रखते हैं? दीपाली, मैं इस फंड में किसी कैटेगरी को नहीं देख, ऐसा स्टॉक को किसी कैटेगरी से नहीं देखता हूँ। जहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड एसिमेट्रिक लगता है कि ₹1 के रिस्क के सामने अगर ₹2-3 का हमको फायदा दिखता है, वो स्टॉक्स मेरे सबसे पहले परव्यू में आते हैं। इस सब के अलावा जो हमारा कोर थीसिस है किसी भी फंड को, किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का, वो है PMV। ये हमारी कोटक में एक कोर तरीका है हम जिसमें फंड्स को, स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। बिजनेस में बी से मतलब बिजनेस, कितना सुदृढ़ बिजनेस है, कितनी उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, क्या मार्केट साइज है, कहाँ पे वो पोजिशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम एम की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करते हैं, कितना वो शेयर होल्डर फ्रेंडली है,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज क्या हैं, इन सबको हम ध्यान में रखते हैं। और अंत में आता है वैल्यूएशन। जो मैंने बताया, कोटक एज अ हाउस इज वैल्यू एट ग्रोथ। तो हम हमेशा ग्रोथ को महत्व देते हैं। अगर हमको हाई ग्रोथ के लिए थोड़ा महंगा भी खरीदना पड़े तो वी डोंट हेजिटेट, बट हमको ग्रोथ वहां पे दिखनी चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया देवेंद्र जी आने के लिए शो में। और मार्केट्स पर आउटलुक तो आपने दिया ही, साथ ही साथ आपने कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तमाम बारीकियां हमारे व्यूअर्स को बताएं। और जैसे देवेंद्र जी ने भी एक्सप्लेन किया और जैसे नेम सजेस्ट करता है, इस फंड के थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोजर आपको मिलता है, और जिसमें कमोडिटीज़, एक्विटीज़, साथ ही ओवरसीज़ फंड्स, डेट, ये कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर इस फंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। मेजरली एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हाई रिस्क कैटेगरी का फंड ज़रूर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। थैंक यू देवेंद्र जी शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।